ऐसे मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट के तौर पर यहाँ पर मैं आपके सामने क्लासेस लेके आ रही हूँ। तो हमारे जो अभी यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिक्षमता की, और बिल्कुल एकदम सरल भाषा में और हिंदी भाषा में हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऐसी मतलब एकदम इतने फ्री में ऐसी क्लास नहीं मिलने वाली है। मैंने भी बहुत देखा था, जब मैंने यूजीसी नेट का पेपर दिया था तो मुझे ऐसी कोई क्लास मिली ही नहीं थी जहाँ से मैं फर्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकूँ। तो इसीलिए मैं फ़र्स्ट पेपर की तैयारी आपकी हेल्प करने के लिए कर रही हूँ। तो लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर पाऊँगी, नहीं तो फिर देखो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर कोई देखेगा ही नहीं, अगर आपको पसंद ही नहीं है क्लास, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ आप अपना बस एक छोटा सा काम कर देना मेरे कहने से, कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, एक क्लास मैं इसकी कल ले चुकी हूँ, और उसके अलावा मैंने पहले जो यूजीसी नेट की अभी रीनेट जो हुआ है उसकी तैयारी करवाई है। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में एक बार सर्च करके देख लेना, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनको आप देख सकते हैं। शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक, जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न है, ठीक है, यहाँ पर किसका नाम आता है? रायबर्न का नाम आता है। तो रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। तो शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है? रायबर्न ने माना है। और रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या, ये शिक्षण के तीन ध्रुव होते हैं। ये किसका मानना है? तो ये रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या शिक्षण के तीन ध्रुव होते हैं। लेकिन इसके अलावा बी एस ब्लूम के अनुसार शिक्षण के तीन पक्ष तो होते हैं, लेकिन उन तीन पक्षों में कौन कौन से रहते हैं? उनमें विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या नहीं, बल्कि शिक्षण का उद्देश्य सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बी एस ब्लूम के अनुसार क्या होता है? शिक्षण के तीन पक्ष होते हैं। रायबर्न के अनुसार भी तीन होते हैं, और बी एस ब्लूम के द्वारा भी। ठीक है, लेकिन इनके दोनों के अलग अलग होते हैं। उन्होंने ध्रुव किसको माना है? विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यचर्या को माना है। जबकि बी एस ब्लूम के द्वारा शिक्षण उद्देश्य सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन को माना गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक एक जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन या फिर ये नोट्स बनाए हैं, एक एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उस लाइन में से ही लिए हैं जहाँ से लगता है कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और यही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी अगर आप उठाएंगे तो यहीं से सारे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोवैज्ञानिक NL पेज के अनुसार, किसका नाम आता है? NL पेज के अनुसार शिक्षण क्या है? कला व विज्ञान दोनों है। मतलब जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, NL पेज का नाम आता है। NL पेज क्या मानते हैं? कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है। ठीक है, शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? अंतः प्रक्रिया है, यानी कि इंटरएक्टिव क्रिया होती है, जिसमें क्या होता है कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी दोनों मिलकर के आपस में क्या करते हैं? अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं, या फिर मतलब पढ़ाई होती है, अधिगम होता है। ठीक है, तो अंतः प्रक्रिया हो जाती है। शिक्षण, ये यहाँ पर ये शिक्षण है भाई, है ना, शिक्षण कर लेना। शिक्षण सामाजिक तथा व्यवसायिक प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है। शिक्षण, ये पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, क्या शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है? सही गलत में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन इनमें से दे दिए, 3 ऑप्शन दे दिए, एक अलग से दे दिया, और पूछ लिया जाए कौन सा इसमें से गलत है या कौन से सही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो शिक्षण होता है वो सामाजिक प्रक्रिया तो है ही है, बल्कि व्यवसायिक प्रक्रिया भी होती है। और ये मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है कि व्यवसायिक और सामाजिक क्या चीज़ है। शिक्षण विकासात्मक एवं तार्किक प्रक्रिया होती है, और शिक्षण सतत प्रक्रिया होती है। जो शिक्षण होता है वो सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलती है। ठीक है, जीवन पर्यंत, यानी कि जीवन पर्यंत, पूरे आजीवन ये चलती रहती है, ये ऐसी प्रक्रिया है। ठीक है, कभी भी देखो जो शिक्षा होती है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। खाली औपचारिक शिक्षा आपका एक लिमिट टाइम के लिए होती है, लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ना,
मतलब बच्चा उसे जब से जन्म लेता है और जब तक इंसान इस दुनिया में रहता है ना, तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही तो रहता है। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखता रहता है। तो यही शिक्षण है, यही अधिगम है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के प्रकार आपको बताने हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बीएस ब्लूम ने, किसने? बीएस ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ये पुस्तक किसकी है? तो बीएस ब्लूम के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें इन्होंने शिक्षण का उद्देश्य से आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसके 3 रूप हैं। एक तो है ज्ञानात्मक शिक्षण। इस शिक्षण में ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 6 चरणों में होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकती कि क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है आज तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूजीसी नेट में ही, बल्कि ये सारी चीज़ें ये सीडीपी है एक तरीके से। ठीक है, ये क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट है, मतलब ये साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी तो टीचिंग एग्जाम में हर जगह पर ही पूछा जाता है। तो ज्ञानात्मक शिक्षण में उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है। ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। ठीक है, ज्ञान होना, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, फिर उसकी समझ, अवबोध, फिर उसका प्रयोग करना आना चाहिए, उसका विश्लेषण, संश्लेषण और उसका मूल्यांकन करना। ठीक है, ये 6 चरण किसके होते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य के होते हैं, जो कि बीएस ब्लूम के द्वारा दिया गया है। आगे आता है हमारा भावात्मक शिक्षण। भावात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है? इस शिक्षण का संबंध चरित्र निर्माण से होता है। किससे होता है? चरित्र निर्माण से होता है। इस शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति भी 6 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? 6 चरणों में होती है। ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुकूलन, संकल्पना, संगठन एवं चरित्र निर्माण। ठीक है, तो भावात्मक शिक्षण के भी उद्देश्यों की पूर्ति कितने चरणों में होती है? 6 चरणों में होती है, ध्यान रख लेना है आपको। आगे आता है मनोगत्यात्मक शिक्षण। इस शिक्षण का संबंध मस्तिष्क व शरीर, यानी कि दिमाग और शरीर दोनों से ही होता है इसका संबंध। आगे आता है हमारे, देखो यहाँ पर ये नोट्स हैं, मतलब एक तरीके से जो ये क्लासेस में ले रही हूँ थ्योरी क्लासेस, थ्योरी में आपको अनर्गल चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी यहाँ पर। अगर आप तैयारी करेंगे, देखो तैयारी करने की बात है, अगर आपको ये वीडियोस थ्योरी वाली पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मुझे मतलब कमेंट करके बताइए कि मैम ऐसे ही पढ़ाना। अदरवाइज़ मैं फिर जो प्रीवियस पेपर हैं या फिर एमसीक्यू बेस्ड स्टार्ट कर दूँगी क्लास। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी ही पढ़ाई जाए तो आपको एक बार कमेंट ज़रूर कर देना है, ताकि मैं थ्योरी आपकी जो थ्योरी क्लास है उसको रेगुलर कर सकूं। और इतना मैं गारंटी देती हूँ, अगर ये सारी क्लासेस जो मैं लेने वाली हूँ अगर आपने पूरी देख ली, पेपर तक मैं आपका साथ दूंगी, तो 100% आप नेट अपना कर ले जाएंगे क्लियर। ठीक है, नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको देखो कमेंट करके, लाइक सब्सक्राइब, मतलब आप ना जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मेहनत करने का मोटिवेशन। ठीक है, और मोटिवेशन कुछ नहीं है, बस मेहनत करने का मिलेगा, क्योंकि एक एक क्लास बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। और आप अगर मुझे कुछ बताएंगे ही नहीं, बस चुपचाप क्लास देखा और चल दिए, तो ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो जेरोम ब्रूनर ने वर्ष 1963 में शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जेरोम ब्रूनर ने, ये इनका नाम ध्यान रखना है, जो शिक्षण सिद्धांत है उनका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा किया गया था 1963 में। शिक्षण सिद्धांत में बहुत से तर्क वाक्यों का एक समूह होता है, जिससे एक ओर शिक्षा के परिणाम तथा दूसरी ओर विद्यार्थी की विशेषताओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। शिक्षण सिद्धांत की सहायता से ही अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, अधिगम करते समय शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। आगे आते हैं शिक्षण के सूत्र। तो शिक्षण के सूत्र क्या हैं? शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण सूत्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही अनिवार्य है। शिक्षण सूत्रों को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। तो शिक्षण सूत्र जो होते हैं, जिन सूत्र का मतलब होता है नियम, शिक्षण के लिए हमें कौन से नियम है जो अप्लाई करने चाहिए क्लास में? तो पूर्ण से अंश की ओर चलना चाहिए। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब ये है कि जिस चीज़ का बच्चे को ज्ञान है, मतलब बहुत एक बड़ी चीज़ को बता दिया और फिर उसके छोटे 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 टुकड़ों में, ठीक है, पीसेस में, मतलब उसको छोटी छोटी बारीकियों को समझा दिया,
फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष वो चीज़ें होती हैं जो हमें सामने दिखाई दे रही है और अप्रत्यक्ष जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। अप्रत्यक्ष की ओर चलना चाहिए। और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल का मतलब होता है बड़ा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। पहले बच्चे को क्या होता है, हमें बड़ी चीज़ों को मतलब मोटी मोटी चीज़ों को समझाना और फिर उसकी सूक्ष्म चीज़ों की ओर, उसके अर्थ की ओर चलना। पहले सिर्फ पढ़ाना। देखो आप जानते होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उन पे आप ये सीढ़ी पे अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आती है। जो बच्चे होते हैं मतलब थर्ड फोर्थ की क्लास के जो स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि चीज़ों को सिर्फ रटते हैं। उनको सिर्फ किताब पढ़नी है, उसका अर्थ क्या है उन्हें समझ में नहीं आता। उनके सामने अगर एक स्टोरी रख दी जाए तो उस स्टोरी को सिर्फ वो पढ़ेंगे, लेकिन उस स्टोरी से हमें क्या प्रेरणा मिली है, क्या शिक्षा मिली है, वो उनके समझ में नहीं आता। तो हमें धीरे धीरे क्या करना है, जब वो जैसे जैसे धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, बड़ी क्लासेस में जाते हैं, तो उनको अर्थ समझना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण करना, किसी चीज़ को मतलब समझ लेना और फिर उसके टुकड़े टुकड़े समझना। ठीक है, उसके बिल्कुल बारीकियों को समझना, उसको तोड़ तोड़ करके समझना, ही संश्लेषण होता है। और ज्ञात से अज्ञात की ओर। आगे क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिन चीज़ों को हम जानते हैं और उनसे उनसे हमें क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, कई बार जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो जिन चीज़ों को हम जानते हैं जो हमारे यूजेस में होते हैं, हम उनका एग्जाम्पल ज़्यादा देना पसंद करते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, तो जिन चीज़ों को जानते हैं, और अज्ञात का मतलब होता है जिन चीज़ों को नहीं जानते हैं। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर हमेशा शिक्षण का नियम चलता है। और सरल से कठिन की ओर। पहले पहले सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं और फिर कठिन चीज़ों तक पहुंचा जाता है। आगे चलते हैं, अधिगम की परिस्थितियां। तो अधिगम की परिस्थितियां क्या हैं, शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम अर्थात सीखने की तुलना में अधिगम की परिस्थितियां अधिक उपयोगी होती हैं। अधिगम के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां होनी चाहिए, ये अधिक उपयोगी है। रॉबर्ट गे ने, ये ध्यान रख लेना, अधिगम परिस्थितियों के बारे में किसने बताया है, तो रॉबर्ट गैने का नाम आता है। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान रख लेना है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसमें अधिगम की निम्न 8 दशाओं के बारे में लिखा है। 10 दशाएं नहीं है बल्कि सॉरी दशाएं हैं। दशाओं के बारे में लिखा है। ये दशाएं कठिनाइयों के स्तर के क्रम में रखी गई हैं। ऊपर से नीचे जाने पर कठिनाइयों का स्तर, जो रॉबर्ट गैने है ना उनका मतलब इस टाइप से ये बनता है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ वो चलते हैं ना तो कठिनाइयों का स्तर क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर कठिनाइयों का स्तर बढ़ता रहता है। तो इन्होंने 8 दशाएं, कौन कौन सी दशाएं दी हैं, तो एक तो है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम क्या होता है, ये पावलाव की शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया पर आधारित है। ये क्या है, पावलाव की शास्त्रीय अनुबंधन क्रिया पर आधारित है। ये पूछा गया है कई बार, इसको ध्यान रख लेना। और दूसरा इन्होंने दिया है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। ये थार्नडाइक के संबंधवाद तथा स्किनर के सक्रिय अधिगम का रूप है। तीसरा होता है श्रृंखला अधिगम। इस अधिगम में दो या दो से अधिक उद्दीपन अनुक्रियाएं आपसी समन्वय से श्रृंखला अधिगम का निर्माण करती हैं। ठीक है, श्रृंखला का मतलब ये होता है सीरीज। ठीक है, पंक्तियां, उसमें कई अनुक्रियाएं आपस में मिलकर के क्या करती हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं। आगे आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। शाब्दिक साहचर्य अधिगम में क्या होता है, यह श्रृंखला अधिगम का ही एक प्रकार होता है। जैसे शब्दावली सीखना, कहानी याद करना आदि इस अधिगम के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, शब्दावली सीखना और कहानी याद करना ये शाब्दिक साहचर्य अधिगम के क्या हैं, उदाहरण है। विभेदन अधिगम, इसके अंतर्गत विद्यार्थी भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन से, तो यहाँ पर जो विभेदन अधिगम है इसके अंतर्गत क्या होता है, विद्यार्थी भिन्न भिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुकूलन से भिन्न भिन्न स्पष्ट अनुक्रिया करना सीख जाता है। जैसे बालक फुटबॉल और हॉकी में अंतर करना सीख जाता है, मतलब बाद में जब उसे किसी चीज़ के बारे में, देखो छोटा बच्चा जो होता है ना, अगर वो एक पक्षी को देख लेता है तो हर पक्षी को मतलब चाहे वो चिड़िया है, कौवा, उसको समझ में नहीं आया, अगर उसको बता दिया ना एक बार ये पक्षी है या फिर एक बार बता दिए चिड़िया है, तो कई चीज़ों को उसी से कनेक्ट करता है कि ये चिड़िया है, ये चिड़िया है, ये बड़ी चिड़िया है, ये छोटी चिड़िया है, ऐसे करके वो पक्षियों का करता है, मतलब किसी भी चीज़ का। ठीक है,
लेकिन धीरे धीरे उसको क्या होता है, मतलब भिन्न भिन्न स्पष्ट करना उसको समझ में आ जाता है। तो ये होता है विभेदन अधिगम, उनमें वो विभेदन यानी कि भेद करना सीख जाता है। संप्रत्यय अधिगम क्या होता है? संप्रत्यय अधिगम जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं। संप्रत्यय अधिगम क्या होता है? जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उन्हें संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। सबसे पहले कैंडलर ने संप्रत्यय अधिगम किसने दिया था? तो कैंडलर ने दिया था, ये याद रखना है, ठीक है। संप्रत्यय अधिगम किसके द्वारा दिया गया है? कैंडलर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नियम अधिगम। नियम अधिगम क्या होता है? विद्यार्थियों द्वारा विचारों का संयोजन किया जाता है। नियम अधिगम के अंदर क्या होता है? विचारों का संयोजन करना, है ना। नेक्स्ट देखिए, आपको ना ये तो बस मैंने जो इनके लिए लिखा है थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, वो आपको समझाने के लिए है। बाकी क्वेश्चन ज़्यादातर जो ये 8 दशाएं हैं उनमें से पूछ लिया जाता है, इनको आपको क्रम से ही याद रखना है। इनका कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है क्रम, ठीक है, इनको क्रम के अनुसार लगाइए। तो समस्या समाधान अधिगम क्या होता है? विद्यार्थी समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं। सॉरी जी। समस्या समाधान अधिगम में क्या होता है? विद्यार्थी समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं, मतलब इन सारे नियमों से निकल करके, और बच्चे कहाँ पहुंच जाते हैं? समस्या का समाधान करना सीख जाते हैं। तो इस अधिगम में चिंतन की सामग्री निहित होती है। आप जानते हैं कोई भी समस्या अगर हमारे सामने आ गई और हमें उसका समाधान ढूंढना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन अलग होता है, मतलब उस चीज़ के बारे में समझना, ठीक है, सोचना, सोच विचार करना। लेकिन चिंता अलग चीज़ होती है। तो चिंता नहीं करना है बल्कि चिंतन करना है, ठीक है। ये किसके अंदर होता है? तो समस्या समाधान अधिगम के अंदर होता है, जो कि हमारा 8वां नियम है। तो ये 8 के 8 नियम आपको याद रख लेने हैं, जो रॉबर्ट गैने ने दिए हैं। आगे हम देखते हैं शिक्षण के चर। शिक्षण के निम्नलिखित 3 चर होते हैं। पहला होता है शिक्षक। शिक्षक को स्वतंत्र चर माना जाता है। शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व शिक्षक ही होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इसमें ना कन्फ्यूज़न भी सबसे ज़्यादा होता है। जब हम आधारभूत तत्व लिख देते हैं, आप जानते हैं जो CDP है ना, आजकल जो साइकोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा एक बच्चे के ऊपर मतलब बताया जाता है कि बच्चे के अनुसार सारे काम होने चाहिए। जो विद्यार्थी है, जो अधिगम करता है, उसके अनुसार शिक्षण के नियम बनाने चाहिए। तो हम जब आधारभूत तत्व को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये शिक्षार्थी होना चाहिए इसमें, और इसको गलत कर बैठते हैं। तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ पर दे दिया है। जो शिक्षक है वो स्वतंत्र चर है, और शैक्षिक प्रक्रिया का आधारभूत तत्व भी शिक्षक ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें विद्यार्थी। विद्यार्थी परतंत्र चर होता है। परतंत्र का मतलब दूसरे के ऊपर आधारित, ठीक है, दूसरे के ऊपर आधारित, जैसे कि ये शिक्षक के ऊपर आधारित होता है। विद्यार्थी खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। अगर उसको जाए और क्लास में बैठ जाए, टीचर ही ना आए ना, चलो उस बात को तो छोड़िए, कभी टीचर ना आए, टीचर अगर 10 मिनट भी ना पहुँचे ना, तो वो बच्चे पढ़ने की तो बात छोड़ो, मतलब पूरी कहीं भी 1 मिनट भी बिना टीचर के वो बैठ ही नहीं सकते। आप जानते होंगे, सभी स्कूल्स में पढ़े हैं, जानते हैं किस तरीक़ा का क्या होता है। तो ये परतंत्र चर होते हैं, मतलब एक इनके ऊपर अगर जब तक एक डंडे लेकर के एक टीचर नहीं बैठेगा ना, तब तक कुछ नहीं कर पाते। तो ये परतंत्र होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना संभव नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। अगर विद्यार्थी नहीं होंगे तो एक शिक्षक किसको पढ़ाएगा? बिल्कुल। और यही बात मैं आपसे फिर एक बार रिपीट करती हूँ बस, कि अगर देखो विद्यार्थी नहीं होंगे, मैं ये इतनी मेहनत मतलब कर रही हूँ, क्लास बना रही हूँ, रिकॉर्ड करना वो करना, मतलब बहुत काम होता है, और हम ये क्लास क्यों बनाएंगे अगर हमें मतलब बच्चे ही नहीं मिलेंगे, और बच्चे पसंद करने वाले ही नहीं होंगे, या फिर वो सपोर्ट ही नहीं करेंगे। अगर देखो क्लास में शिक्षार्थी होता है, अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है पढ़ाई में, तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपना मेथड बदल देना चाहिए, है ना। शिक्षण का जो टीचिंग मेथड है उसको बदल देना चाहिए।
बिल्कुल वैसे ही सेम मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आपने को ये वाला मेथड पसंद नहीं आया थ्योरी वाला, तो मैं तुरंत ही आपका मेथड बदल दूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे भी शौक़ नहीं है आपको बोर करने का। तो विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया विद्यार्थियों की उपस्थिति के बिना संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी शिक्षक व पाठ्यक्रम के बीच सेतु का काम करता है। सेतु का मतलब होता है पुल। सेतु का मतलब क्या होता है? पुल होता है, ठीक है, पुल का काम करता है एक प्रकार से। आगे है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम होता है हस्तक्षेप चर। विद्यार्थियों के मध्य पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखो कभी भी टीचर है, टीचर के सामने ने अगर एक सिलेबस दे दिया जाए, एक उनके पास बुक्स होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे, है ना। तो जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती है, पाठ्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। और स्मिथ के अनुसार, यहाँ पर इसके अनुसार दो परिभाषाएं भी हैं, इनको देख लेते हैं। स्मिथ क्या कहते हैं? स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अधिगम का मतलब समझते हो? सीखना, है ना, सीखने की उत्पत्ति होती है शिक्षण के द्वारा। गेज, यहाँ पर नाम आता है गेज साहब का। गेज ने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु माना है, ठीक है। गेज ने शिक्षण को मनोवैज्ञानिक शक्तियों का क्या माना है? केंद्र बिंदु माना है। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास है, ये शिक्षण के प्रकार, शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के चर, शिक्षण की परिभाषाएं, शिक्षण की प्रकृति, हमने आज शिक्षण के बारे में ही पढ़ा है। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक किया करो, ताकि हमें लगे कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं, तभी इतनी मेहनत कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आप पसंद ही नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मुझे 2-3 बार आज रिपीट करना पड़ा है, वैसे मैं नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, मैं आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और अपना भी। लेकिन बस हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार ज़रूर बता देना मुझे। थैंक यू। कि क्यों पसंद नहीं आती है, और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। तो आपको मतलब ना, आपको देखो खुद ऑनेस्टी आपकी अपने साथ है। मैं तो मतलब कह ही सकती हूँ, आपसे देखने तो नहीं बैठी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन प्लीज़ आपको कर ही देना चाहिए। यही आपकी तरफ से हमारे लिए क्या है, मतलब एक मोटिवेशन वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अधिगमकर्ता की मूल प्रवृत्तियों को देखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले अधिगमकर्ता किसे कहते हैं? जो शिक्षार्थी होता है, जो पढ़ने वाला है, जो सीखने वाला है, जो बच्चा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अधिगमकर्ता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो कि जन्मजात होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा। देखो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसे भूख लग रही है, या उसे मतलब पॉटी करनी है, बाथरूम करना है, रोना है, हंसना है, मतलब ये सारी चीज़ें ना उसके अंदर क्या से होती हैं, मतलब ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, मतलब जो उसके साथ ही आती हैं, ठीक है। ये कहते हैं ना पेट में से कोई कुछ सीख के नहीं आता, लेकिन रोना, हंसना, भूख लगना, ये सारी चीज़ें तो पेट में से ही सीख के आते हैं, है ना। मतलब जन्मजात होती हैं ये सारी चीज़ें, जिन्हें सीखना ही नहीं पड़ता बाहर आकर के। इन्हें मूल प्रवृत्तियाँ कहा जाती हैं। आप सोचिए, अगर मान लो बाहर आकर के किसी को रोना सीखना पड़ता, तो वो कैसे सीखता? मतलब चलो कोई नहीं, है ना। ये कि नहीं, ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, इन्हें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे भय लगने पर हमें भागना, अगर हमें किसी चीज़ से भय लग रहा है तो जाहिर सी बात है हम उस भय से भागेंगे। और भूख लगने पर भोजन की इच्छा होना, ये हमारी मूल प्रवृत्तियों में आते हैं। विलियम मैकडूगल कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव क्रियाओं के प्रमुख चालक हैं। जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो वर्क हम करते हैं, जो मानव क्रियाएं करता है, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रमुख चालक हमारी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। बिल्कुल होती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी है? तो 14 मानी है, ये भी ध्यान रख लेना। वैलेंटाइन कहते हैं, वैलेंटाइन मूल प्रवृत्ति वह जन्मजात प्रवृत्ति है जो निश्चित तरीके से क्रिया करके किसी जैविकीय प्रयोजन को पूरा करती है। वैलेंटाइन का कहना है कि जो मूल प्रवृत्ति है वह जन्मजात प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही बात है, जो निश्चित तरीके से क्रिया करके किसी जैविकीय प्रयोजन को पूरा करती है। रॉस रॉस जो वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं? ये मनोवैज्ञानिक हैं। मूल प्रवृत्तियां व्यवहार के अध्ययन के लिए आवश्यक हैं। मूल प्रवृत्तियां किसी बंदे की, किसी इंसान की, बच्चे की
जो मूल प्रवृत्तियाँ ना वही हमें ये बताती हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, उसकी आदतों से, उसके बोलने के अंदाज से, उसके चलने के अंदाज से, है ना, सारी चीज़ों से हमें उसका व्यवहार में मतलब व्यवहार के बारे में पता चलता है। इसलिए शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में उसका अत्यधिक महत्व है। शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार में भी मूल प्रवृत्तियों का अत्यधिक महत्व है। ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। संवेग एवं स्थायी भाव, संवेग एवं स्थायी भाव यहाँ पर आते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सुखद संवेग, संवेग क्या होते हैं? हमारे मन के जो भाव होते हैं ना उन्हें बोलते हैं सुख मतलब संवेग, ठीक है। और वेग क्यों कहते हैं? संवेग का मतलब क्या होता है? ये आप कभी भी देखना, किसी भी इंसान का ना तो स्नेह ज़्यादा देर तक रहता है, ना उसका गुस्सा ज़्यादा देर तक रहता है, ना उसकी घृणा ज़्यादा देर तक रहती है ना। ये ऐसी चीज़ें चाहे सुखद हो या दुखद हो, जो आते हैं मन में हमेशा बदलते रहते हैं, जो थोड़ी बहुत देर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं संवेग। सुखद संवेग क्या होते हैं? स्नेह, हर्ष, प्रेम जैसे भाव जो मन में उत्पन्न होते हैं, इनको सुखद बोलते हैं, है ना। अच्छी चीजें तो सुखद होंगी। और दुखद संवेग क्या है? भय, घृणा, क्रोध, निराशा जैसे भाव होना, ये क्या होते हैं? दुखद संवेग होते हैं। रॉस, रॉस क्या कहते हैं संवेगों को लेकर के? कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता होती है, ठीक है। संवेग क्या होती है? वह अवस्था होती है जिसमें भावात्मक, आप जानते हैं जो मन से उत्पन्न हुए हुए हैं, और मन से क्या उत्पन्न होता है? भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये भावात्मक तत्व की इसके अंदर प्रधानता होती है। वुडवर्थ क्या कहते हैं संवेगों को लेकर के? वुडवर्थ का कहना है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। बिल्कुल, जब हम कभी भी देखो, एक अचानक से हमें किसी चीज़ को देख करके गुस्सा आ गया, लेकिन वो गुस्सा आपका 5 सेकंड, 10 सेकंड, मतलब 10 मिनट, आधे घंटा या 1 घंटा तक ही रह सकता है। इससे ज़्यादा देर तक जो वो गुस्सा है ना, वो हमारे अंदर ठहरता नहीं है। किसी के भी अंदर आप देख लेना कभी भी, चाहे आप जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन क्या आप हमेशा ही गुस्से में थोड़ी ना रहेंगे, या आप हमेशा किसी चीज़ से घृणा थोड़ी ना करते रहोगे। उसका भी एक थोड़ा सा एक टाइम होता है जो उस टाइम पर आता है और फिर चला जाता है। तो ये होता है उत्तेजित दशा, होती है हमारे अंदर की जो अचानक से निकली हुई दशा होती है। किसी चीज़ को देखकर अचानक से गुस्सा आ गया, किसी चीज़ को देख करके अचानक से उस पर प्यार आ गया, है ना। किसी चीज़ को देख करके हमें उसको उसके बारे में मतलब अचानक से हमारे अंदर से घृणा निकलने लगी। तो ये होती है उत्तेजित दशाएं, वुडवर्थ ने कहा है। मैकडूगल जी क्या कहते हैं? कि मैकडूगल ने कहा है संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, परिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। मैकडूगल ने कहा है कि संवेग जो होते हैं वो मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय, परिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू होते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो गुण हस्तांतरित किए जाते हैं उन्हें ही वंशानुक्रम अनुक्रम कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, यानी कि माता पिता से अपने बच्चों में, फिर उन बच्चों से अपने बच्चों में, इस टाइप से जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चलते रहते हैं, गुण और अवगुण भी होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है खाली गुण। कहने की बात है ये कि जो गुण मतलब गुण अवगुण कुछ भी हो, अच्छाइयाँ बुराइयाँ वो चलती रहती हैं, जेनेटिक, उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है। जेम्स ड्रेवर का कहना है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। ये किसका मानना है? तो जेम्स ड्रेवर का मानना है। वंशानुक्रम के सिद्धांत यहाँ पर हम देख लेते हैं। कुछ वंशानुक्रम के सिद्धांत किस किस ने दिए हैं? बीज कोश की निरंतरता का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया है? तो बीजमैन ने दिया है। समानता का नियम किसने दिया है? गोडार्ड ने दिया है। जीव सांख्यिकी का नियम गाल्टन। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम किसने दिया है? लेमार्क या मैकडूगल ने दिया है। प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया है। और वंशागति का सिद्धांत या मेंडल का नियम भी इसे बोलते हैं, तो ये मेंडल ने ही दिया है। किसने दिया है? वंशागति का सिद्धांत या मेंडल का नियम मेंडल ने दिया है। तो यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि जो इस टाइप के जो सिद्धांत वगैरह होते हैं काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद रख लेना। चलते हैं आगे। देखो, अगर आप मतलब यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से ना कम्प्लीटली पेपर 1, और अगर आप उसके अलावा हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं, या फिर यूजीसी
टीजीटी पीजीटी किसी के भी लिए हिंदी की भी मैं कंप्लीट तैयारी कराती हूँ, और हिंदी की क्लासेस वैसे तो चल ही रही हैं, लेकिन 1-2 दिन में हम और अच्छे से उनको कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अभी मैंने काव्य शास्त्र पढ़ाया है, काव्य शास्त्र की हमारी 5-6 क्लास हो चुकी हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट में, और जहाँ से इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैं क्या करती हूँ कि जो शॉर्ट नोट बनाती हूँ ना, मैंने बना रखे हैं अपने मतलब जब से मैंने पेपर दिए हैं तब से लेकर के मैं अभी भी बनाती हूँ, अलग अलग बुक से बनाती हूँ। तो वो ना आपके लिए जो पेपर आते हैं उनको भी मिला करके और बुक्स के भी, ताकि मतलब सारी चीज़ें ना एक जगह पर मिल जाएं। अगर आप भी अभी पेपर 1 का नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको अपने हैंड नोट बना लेने चाहिए। और फिर भी अगर आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, सिर्फ आप वीडियो देख पाते हो या आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं बाद में। मैं वैसे तो इनकी पीडीएफ वगैरह आप टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से प्लीज़ देख लेना और फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पर डाल दिया करूँगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं वहाँ पर दे दिया करूँगी, तो आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के वातावरण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। किसी व्यक्ति के चारों ओर के आवरण को ही क्या कहते हैं? वातावरण कहा जाता है। मानव के विकास में वातावरण का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, मानव के विकास में, मानव के पूरे जीवन पर उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वातावरण का ये मतलब नहीं है कि सर्दी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश ज़्यादा हो रही है। वातावरण का यहाँ पर ये मतलब नहीं होता। ये एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास का, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, पड़ोस में हमारे किस तरीके के लोग रहते हैं, तो उनका भी हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर, हमारे मन पर, हमारे बॉडी पर, हर चीज़ पर एक अलग ही इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि देखो अभी हमने मान लीजिए किसी मतलब हिंदी भाषी परिवार में जन्म ले लिया, तो बचपन से ही बच्चा हिंदी बोलना सीखेगा। ठीक है, जब से वो बोलना सीखेगा ना, वो बलगराना भी हिंदी में ही सीखेगा। लेकिन अगर बच्चे ने इंग्लिश, किसी अंग्रेज के यहाँ पर जन्म ले लिया और उसके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं, तो वो बच्चा हिंदी नहीं सीखेगा, वो बच्चा इंग्लिश ही सीखेगा। तो ये होता है वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ना। तो जे.एस. रॉस क्या कहती हैं? जे.एस. रॉस कहते हैं वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जे.एस. रॉस ने वातावरण को क्या बताया है? बाहरी शक्ति बताया है। ठीक है, और अंदरूनी शक्ति क्या होती है? वो हमारी होती है मतलब वंशानुक्रम, वो हमारी अंदरूनी शक्ति होती है जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली होती है। वॉटसन, वॉटसन क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट को लेकर के इन्होंने परिभाषा दी है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो। नवजात शिशु का मतलब तो आप समझते ही होंगे, छोटा बच्चा, मतलब 6 महीने का, या फिर मतलब जो 1 साल से कम का जो बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं नवजात। बल्कि नवजात तो पैदा हुआ एक बच्चा दे दीजिए, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। इस प्रकार वॉटसन ने वातावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। इन्होंने उसे कोरी सिलेक्ट कहा है, वॉटसन ने, बच्चे को, कि वो, उसका जो मन होता है ना, वो बिल्कुल एक कोरा कागज की तरह होता है, और उस पर आप जो भी लिखना चाहेंगे, अच्छा बुरा, गुण दोष, है ना, वही उसके ऊपर छप जाता है। बिल्कुल वैसे ही बालक का मन होता है ना, एकदम कोरे कागज की तरह ही होता है। उसमें आप जो भी चीज़ें डालते जाएंगे, जो चीज़ उसको आप बोलते जाएंगे, जो दिखाते जाएंगे, जिन चीज़ों का वो फॉलो करेगा ना, जिन चीज़ों को वो अपने आस पड़ोस के लोगों को करते हुए देखेगा, वो बिल्कुल वैसा ही सीखता है। तो वॉटसन ने इसीलिए ऐसा बोला है। वातावरण का प्रभाव किस किस ने कहाँ पर दिया है? ये कहते हैं कि मानसिक शक्तियों का विकास, मानसिक शक्तियों के विकास पर वातावरण का प्रभाव जो पड़ता है, उसकी मतलब उसके ये क्यों ने मनोवैज्ञानिक, तो गार्डन ने, ठीक है, गार्डन ने ये दिया है ये वाला सिद्धांत कि मानसिक शक्तियों के विकास पर वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि के बारे में कैडोल और स्टीफेंस ने दिया है। किसने दिया है? कैडोल और स्टीफेंस ने। व्यक्तित्व पर प्रभाव, ये कुले ने दिया है। ये नाम है भाई, कुले, कुले नाम है यहाँ पर। और शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव किसने दिया है? तो फ्रैंक बोनस ने दिया है। किसने दिया है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव किसने दिया है? फ्रैंक बोनस ने दिया है। व्यक्तित्व पर प्रभाव कुले ने। या यहाँ पर आप याद रख लेना, मानसिक शक्तियों के विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ना, ये किसने इसकी मतलब इसके बारे में सिद्धांत दिया है, किसने इसके बारे में लिखा है? तो गार्डन ने लिखा है। बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, कैडोल और स्टीफन्स कहते हैं। व्यक्तित्व पर प्रभाव कुले कहते हैं, और शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव फ्रैंक बोनस ने बोला है। आगे देखते हैं वुडवर्थ क्या कहते हैं। वुडवर्थ का कहना है कि व्यक्ति
वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं है, वरन दोनों तत्वों का क्या है, गुणनफल है। ये वुडवर्थ का कहना है, वुडवर्थ नाम ध्यान रख लेना। वुडवर्थ कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, दोनों तत्वों का गुणनफल होता है। ठीक है, विकास बराबर होता है वंशानुक्रम मल्टीप्लाई वातावरण। ठीक है, दोनों का गुणनफल है। मैकाइवर एवं पेज क्या कहते हैं, जीवन की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही परिणाम होती है। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा, इनको याद रख लेना अच्छे से। एक बार समझ में नहीं आए तो आप 2 बार 3 बार जितना चाहें उतनी बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। खेल एवं खेल प्रणाली, शिक्षा में खेल प्रणाली के जनक किसे माना जाता है, तो कॉल्डवेल कुक को माना जाता है। ठीक है, कॉल्डवेल कुक को शिक्षा में खेल प्रणाली का जनक माना जाता है, इनका नाम याद रख लेना। आगे चलते हैं, खेल आधारित शिक्षण विधियाँ। तो खेल आधारित शिक्षण विधियाँ यहाँ पर कुछ दे रखी हैं, इनको देख लेते हैं। किंडरगार्टन विधि, ये किसने दी है, फ्रोवेल ने दी है। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी। बालचर विधि, बेडेन पावेल। और विनेटिका विधि किसने दी है, कार्लटन वासवर्न ने दी है। ठीक है, किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल, मॉन्टेसरी मारिया मॉन्टेसरी। बालचर विधि दी है बेडेन पावल ने, और विनेटिका विधि दी है कार्लटन वासवर्न ने। इनका नाम याद रख लेना, ये किसने दी है। व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा देखेंगे हम। यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता की बात हो रही है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आप कभी भी देख लेना, ना तो किसी भी आदमी का किसी से कभी चेहरा मिलता देखा होगा आपने। वो एक अलग बात है, कहते हैं कि दुनिया में एक जैसे 7 लोग रहते हैं, पता नहीं, मैंने तो आज तक एक भी नहीं देखा। हाँ, थोड़ा बहुत चेहरा मिलता जुलता ज़रूर देखा है, लेकिन पूरी तरह से तो कोई नहीं देखने को मिलता। वो एक अलग बात है, जो बच्चे जुड़वा होते हैं उनका तो होता ही है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा यहाँ पर किसने दी है, स्किनर ने दी है। मतलब हर किसी के अंदर बात करने का, बोलने का, हर किसी की आवाज़ से आप अलग अलग पहचान सकते हैं। देखो, आवाज़ सब बोलते हैं, एक ही चीज़ को आप 10 लोगों से बुलवाइए, आपको हर किसी की आवाज़ ना अलग लगेगी, लगती है ना। तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तित्व के वे सभी पहलू जिनका मूल्यांकन किया जा सकता है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिनका मूल्यांकन किया जा सके वो पहलू क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति अपने समूह से शारीरिक एवं मानसिक तौर पर जो भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। कोई व्यक्ति अपने समूह से अगर शारीरिक और मानसिक, मतलब कोई व्यक्ति है, मान ले 10 लोगों का एक समूह है, और उस समूह में हर 10 के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, है ना। अभी मैंने जैसे आपको बताया, तो वो भिन्नता ही क्या कहलाती है, व्यक्तिगत भिन्नता ही जेम्स ड्रेवर का कहना है। टाइलर क्या कहते हैं, टाइलर कहते हैं कि शरीर के रंग रूप, आकार, प्रकार, कार्य, बुद्धि, ज्ञान, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में मौजूद भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। सबकी बात मतलब एक ही जैसी है ना, भिन्नता तो है ही, बस थोड़ा सा अलग अलग तरीके से दिया है, इनको आप याद रख लेना। आगे चलते हैं, व्यक्तिक भिन्नताओं को मापने की विधियाँ। व्यक्तिक भिन्नताओं को मापने की विधियाँ, निरीक्षण या अवलोकन विधि। तो निरीक्षण या अवलोकन विधि क्या होती है, इसके प्रवर्तक देख रहे थे पहले, वाटसन है। ये वाटसन नहीं है, वाटसन ही लिखा है यहाँ पे। इसमें व्यक्ति के गुण विशेष के बारे में पता किया जाता है। जो निरीक्षण विधि है, मतलब इसमें क्या होता है, अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना, किसी व्यक्ति का काफ़ी दिनों से उसको देखना कि कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, उनके गुणों के बारे में यहाँ पर पता किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया, ये सार्वभौमिक विधि होती है। ठीक है, क्या होती है, सार्वभौमिक विधि होती है, ये भी ध्यान रख लेना। प्रश्नावली विधि आती है, प्रश्नावली विधि, इसका प्रवर्तन किसने किया था, तो सुकरात ने किया था। किसने किया था, सुकरात ने किया था। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि के प्रयोग का जो श्रेय है वो वुडवर्थ को जाता है। प्रश्नावली विधि, इसका प्रवर्तन तो सुकरात ने किया था, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि को कौन लेके आया था, वुडवर्थ जी लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, हमें से जैसे इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू एक तरीके से। इस विधि का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। मतलब इंटरव्यू देने की परंपरा कहाँ से चली है, अमेरिका से। इसमें 2 व्यक्ति आमने सामने बैठ करके बातचीत के जरिए एक दूसरे के बारे में जानते हैं। प्रक्षेपण विधि क्या होती है, प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेप शब्द का प्रयोग सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया था। इस विधि को प्रेमावृत्ति विधि भी कहा जाता है। ठीक है, जो प्रक्षेपण विधि है इस विधि को प्रेमावृत्ति विधि भी कहते हैं।
इस विधि में अपनी बातों, विचारों, भावना आदि को स्वयं न बता करके, प्रक्षेपण का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर चिपका देना, ठीक है। प्रक्षेपण का मतलब मैं बता देती हूँ, ऐसे चिपकाना, तो मतलब खुद अपनी बातों को ना बता करके किसी अन्य माध्यम से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अपनी बातों को हम किसी को, अपनी भावनाओं को खुद नहीं दिखा दर्शाते, बल्कि किसी और माध्यम को पकड़ करके। कई बार होता है ना, हम खुद तो कुछ नहीं बोलते हैं, अपने सामने वाले को कुछ बोल देते हैं, भाई तू इससे ये बोल दे, है ना, तो हम उसको उसको बोलते हैं प्रक्षेपित विधि। आगे होगा आपके समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात करने के लिए 3 परीक्षण उपलब्ध हैं, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता ज्ञात करने के लिए 3 परीक्षण उपलब्ध हैं, जैसे रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक। कौन से होते हैं? व्यक्तिगत एवं सामूहिक होते हैं। अभिभावकों की रिपोर्ट। अभिभावकों की रिपोर्ट, कई बार विद्यार्थियों के कुछ गुण या अवगुणों के बारे में उनके अभिभावकों से पता चलता है। अभिभावक पता है, मतलब एक टीचर जो होता है ना, बच्चे का पूरा व्यवहार तो भांप लेता है, लेकिन उसके कुछ गुण और अवगुण ऐसे होते हैं जो सिर्फ उसके पेरेंट्स ही बता सकते हैं, है ना। कई बार जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चा घर पे दूध नहीं पीता, ये उसका अवगुण हो गया, प्लस स्कूल में आके इन चीज़ों की शिकायत करते हैं। मतलब ये तो टीचर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा दूध नहीं पीता है ना। तो ये कौन बताएगा? उसके पेरेंट्स बताएंगे, जिनके पास वो रहता है। तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है दूध का, आप दूध का मत समझ लेना। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे गुण उसके अंदर छिपे होते हैं, कुछ ऐसे अवगुण छिपे होते हैं, जिनके बारे में टीचर उनको साल भर पढ़ाता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता, और उसके पेरेंट्स से पता चलता है। आगे चलते हैं, मापदंड मूल्यांकन। मापदंड मूल्यांकन क्या होता है? यह मूल्यांकन कई तरह से होता है, जैसे 3 बिंदुओं पर आधारित, 5 बिंदुओं पर आधारित और 7 बिंदुओं पर आधारित, ठीक है। मापदंड मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन कई तरीके से होता है, जैसे 3, 5, 7 अलग अलग बिंदुओं पर आधारित होता है। चलते हैं आगे, व्यक्तिगत भिन्नता परीक्षण। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कुछ परीक्षण यहाँ पर हैं, कुछ टेस्ट होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉर्गन व मुर्रे, यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम दे रखा है मॉर्गन व मुर्रे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इन्होंने कौन सा परीक्षण तैयार किया था? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको TAT बोलते हैं। लियोपोल्ड बेलोक ने बाल प्रसंग परीक्षण, ये CAT के नाम से जाना जाता है। हरमन रोडसा, ये स्याही धब्बा परीक्षण, IBT के नाम से जानते हैं। हरमन इम्बिगस, ये वाक्य पूर्ति परीक्षण के लिए जाने जाते हैं। और गाल्टन स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के बारे में जाने जाते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत भिन्नता के परीक्षण है, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इनको आप अच्छे से याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको 2-3 बार रट लेना, या फिर नोट्स बना रहे हैं तो उनको भी बार बार देखा करो। देखो, नोट्स बना के सिर्फ आपको बना बना करके रखने नहीं है, बल्कि बना बना करके ना उनको बार 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 निकाल निकाल के पढ़ना है, अगर आप नोट्स बना रही हैं तो। और नहीं बना पाते हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, मैं टेलीग्राम पर PDF डाल दिया करूँगी, तभी डालूँगी जब आप कहेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहिए, अभी थ्योरी क्लास ही आएगी, और मैं अच्छे से अच्छे आपको मतलब क्वेश्चन टाइप में ही कराने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अनर्गल चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं रखी हैं। तो प्लीज़ इतनी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। जो बच्चे आपके आसपास, आपकी जानकारी में जो भी बच्चे UGC नेट या की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। और नहीं है तो फिर ठीक है ना, जैसा आपको करना है वैसा कर लीजिए। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित विधियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम आता है प्रोजेक्ट प्रणाली का। किसका नाम है यहाँ पर? प्रोजेक्ट प्रणाली। अमेरिका में इसके खोजकर्ता थे किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? किलपैट्रिक, इनका नाम याद रखना है। किलपैट्रिक किसके जनक हैं? तो ये प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक हैं। उनके अनुसार प्रोजेक्ट पूरे मन से किया जाने वाला एक उद्देश्य पूर्ण कार्य है, जो सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जनक है वो किलपैट्रिक हैं, और उनके अनुसार जो प्रोजेक्ट है वो पूरे मन से किया जाने वाला क्या है? एक उद्देश्य पूर्ण कार्य है,
जो सामाजिक वातावरण में क्या होता है, संपन्न होता है। और ये विधि, प्रोजेक्ट विधि जो है, ये करके सीखो सिद्धांत पर आधारित होती है। ये ध्यान रख लेना। देखो, प्रोजेक्ट का मतलब ही यही होता है। प्रोजेक्ट अगर किसी को कुछ बनाने के लिए दे दिया जाए तो वो कैसा बनाए वो तो बाद की बात है, लेकिन बच्चा उससे क्या सीख रहा है वो मैटर करता है। तो बिल्कुल ये विधि ऐसी ही होती है। डाल्टन प्रणाली, डाल्टन प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसने की थी? मिस हेलेन पार्क हर्स्ट ने की थी। ठीक है, डाल्टन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। इनका नाम याद जरूर रख लेना। इस प्रणाली में विद्यार्थी को अपनी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार कार्य करने दिया जाता है, उसे प्रतिबंधित नहीं किया जाता। डाल्टन प्रणाली में क्या होता है, बच्चे के रुचि और उसकी योग्यता को देखकर और कितना वो काम कर सकता है उन सब के अनुसार ही उनको कुछ काम करने के लिए दिया जाता है, और उस पर ये बंदिश नहीं होती कि तुम्हें ये काम इतने समय में पूरा करना है। ठीक है, वो मन चाहे तब उसको कर सकता है। तो ये होती है डाल्टन प्रणाली। इकाई या विनेटिका प्रणाली। तो इकाई या विनेटिका प्रणाली क्या है? इस प्रणाली के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर कार्लटन वासवर्न। ठीक है, कार्लटन वासवर्न इसके प्रवर्तक हैं। इस प्रणाली में भी क्या होता है, बच्चे पर कोई प्रतिबंध नहीं किया जाता। पूरे पाठ्यक्रम को कई छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। ये इकाई प्रणाली ही तो है जिसमें आपने देखा होगा आजकल जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में, उसमें पूरे साल का एक बार सिलेबस दे दिया जाता है और उसमें यूनिट वाइज, ठीक है, और यूनिट वाइज उसमें क्या है, मतलब यूनिट बांट देते हैं। जैसे कि FA1 में आपकी 2 यूनिट आने वाली हैं, FA2 में आपकी ये यूनिट आने वाली है, S7 में इस टाइप से। ठीक है, तो ये होती हैं इकाई प्रणाली, इसको बोलते हैं, और इसको ही वेनेटिका भी बोलते हैं। तो छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करके उसको पढ़ाया जाता है। इस प्रणाली में विद्यार्थी स्वयं ही अपना परीक्षण करता है। ये भी ध्यान रख लेना, जो वेनेटिका प्रणाली है उसमें बच्चा खुद ही अपना परीक्षण करता है, और इस प्रकार जो शिक्षक होता है वो केवल मार्गदर्शन की भूमिका में होता है। इकाई प्रणाली में शिक्षक का काम क्या होता है? एक मार्गदर्शक का होता है। डेक्रोली प्रणाली, डेक्रोली प्रणाली क्या होती है? इसके प्रतिपादक डॉक्टर कोविड डेक्रोली हैं। ठीक है, डॉक्टर कोविड डेक्रोली हैं। वह बेल्जियम के प्रोफेसर थे, ये भी ध्यान रख लेना है, बेल्जियम के रहने वाले थे डेक्रोली साहब। और इसमें बालक बालिकाएं एक साथ अध्ययन करते हैं जिनकी संख्या 20 से 25 होती है। ठीक है, डेक्रोली प्रणाली में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है? 20 से 25 होती है। डेक्रोली प्रणाली में अभिभावकों का भी सहयोग लिया जाता है। इसमें विद्यार्थियों में सामूहिक भावना विकसित की जाती है। मतलब बच्चों की रुचि, योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार उनकी क्या किया जाता है, उन बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, समूह में बांट दिया जाता है उनको, और उनको कुछ एक साथ अध्ययन करने के लिए, एक साथ कुछ वर्क करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, जिसमें पेरेंट्स का भी सहयोग ले लिया जाता है। इससे क्या होता है, सामूहिक भावना का विकास होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल मैंने जो पॉइंट है वही लिए हैं यहाँ पर, है ना। वैसे तो आप मतलब काफ़ी कुछ है होता है इसमें, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट से। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली क्या होती है? यह पद्धति डाल्टन प्रणाली और वेनेटिका प्रणाली का मिलाजुला रूप होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, मतलब कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। आजकल जैसे होता है कि टीचर को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा लिया है ना, डॉक्टरों की भर्ती हो रही है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो ये क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसे साल भर के लिए, 2 साल के लिए, है ना, उसमें ये होता है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में। तो ये डाल्टन प्रणाली और वेनेटिका प्रणाली का मिला जुला रूप होता है। देख लेना उन दोनों को और दोबारा से याद कर लेना। इसमें विद्यार्थी को क्या होता है, सप्ताह, महीने या वर्ष भर का कार्य एक साथ में ही दे दिया जाता है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में समय की पाबंदी नहीं होती, लेकिन काम इकट्ठा दे दिया जाता है कि अब जा और आराम से तू इसको करता रहे। क्रिया योजना, क्रिया योजना क्या होती है? इसमें अध्यापक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता बनाए रखने के लिए, देखो कुछ विधियां ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, बच्चों का सक्रिय बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर क्लास में बच्चे कहते हैं ना, मतलब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, वही डीएक्टिवेट हैं बच्चे ही, तो फिर पढ़ाने का ना टीचर का कोई फ़ायदा नहीं है।
जैसे कि अभी मैं बोले जा रही हूँ लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब तो मिलता नहीं है ये इस टाइप से रिकॉर्डेड क्लास में। तो पता है सामने से मतलब ये लगता है कि पता नहीं बच्चे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसके कुछ समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा है ना। वैसे जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी लाइव क्लास की, मैंने की थी शुरुआत लेकिन नहीं हो पाया था, वो थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम थी उस टाइम, लेकिन अब सही हो गया है सब। तो देखते हैं जल्दी ही मैं लाइव आया करूँगी आपके सामने और लाइव क्लास हम लेंगे ताकि आपका भी जो सवाल जवाब है वो मुझे दिखाई देते रहें। तो यहाँ पर देखते हैं क्रिया योजना। ये अध्यापक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रियता बनाए रखने के लिए, वैसे कहते हैं सक्रियता बनाए रखने के लिए विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए, लेकिन इसमें प्रश्न ना पूछ करके विद्यार्थी की क्रियाओं का निरीक्षण करता है। जो अध्यापक होता है वो क्या करता है, बच्चों की क्रियाओं का निरीक्षण करता है और इस पद्धति में ध्यान देने की आवश्यकता है कि विद्यार्थी को उसके मानसिक स्तर के अनुकूल ही क्रियाएं सौंपी जाए। मतलब बच्चों को कुछ काम दे दिया जाता है करने के लिए और टीचर उसको क्या करता रहता है, मतलब उनको ऑब्जर्व करता रहता है, उनका निरीक्षण करता रहता है कि कौन बच्चा कैसा कर रहा है। कई बार होता है ना, बहुत सारा वर्क जैसे टेस्ट वगैरह लेते हैं, बच्चों को दे दिया बिठा दिया उनको और टीचर उनको घूम घूम करके देखता रहता है, तो बिल्कुल यही होता है। और मानसिक स्तर के अनुकूल ही इसमें क्रिया सौंपी जानी चाहिए। देखो मानसिक स्तर भी हर किसी बच्चे का अलग अलग होता है, किसी की बहुत ज़्यादा मतलब कैपेसिटी होती है, किसी की कम होती है, कोई कमज़ोर होता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई जल्दी समझ लेता है, तो उनके अनुसार ही काम दिया जाना चाहिए। अभिक्रमित अनुदेशन विधि क्या है? यह विधि एक प्रकार से विनेटिका प्रणाली का ही रूप होता है। इसमें भी पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है। जिस प्रकार से एक इकाई या विनेटिका प्रणाली में छोटी छोटी इकाइयों में सिलेबस को बांट दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही अभिक्रमित अनुदेशन में भी यही होता है। और उनको बच्चों को क्या होता है, एक एक प्रोग्राम करके विद्यार्थी इनमें करता है, एक के बाद दूसरा करता है। विद्यार्थी को तय समय अवधि में ही सभी प्रोग्राम करने होते हैं। जो विनेटिका प्रणाली है उसमें समय की जो सीमा है वो नहीं होती, समय का प्रतिबंधित नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। अभिक्रमित अनुदेशन में क्या होता है, उसको तय समय अवधि में ही काम करना पड़ता है। किंडरगार्टन प्रणाली, इस पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल का नाम याद रख लेना यहाँ पर, फ्रोबेल। और फ्रोबेल क्या कहते हैं? फ्रोबेल के अनुसार शिक्षक एक माली होता है और बच्चा एक पौधा होता है और सभी बच्चे अविकसित पौधे हैं जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में पनपते हैं। बच्चा क्या है? एक पौधा है और बच्चे की देखभाल कौन करता है? उसका माली रूपी शिक्षक करता है। ठीक है, तो इस प्रणाली में बच्चों को पुस्तकों के बोझ तले नहीं दबाया जाता, बल्कि उसे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। मतलब बच्चों को जैसे जो किड्स स्कूल होते हैं उसमें होता है ना, बच्चों को खेल खेल में ही सिखा दिया जाता है, उनको कुछ भी ये कितने बच्चे हैं उनको ऐसे मतलब काउंटिंग वगैरह सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है। किंडरगार्टन का मतलब है बगीचा। ठीक है, किंडरगार्टन का जो अर्थ है वो क्या है? बच्चों का बगीचा। तो उनकी नज़रों में क्या है? एक बच्चों का बगीचा है, स्कूल है जो वहाँ पर बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि क्या होती है? छोटे बच्चों के शिक्षण के लिए प्रसिद्ध प्रणाली है मॉन्टेसरी विधि। इस प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा की गई थी। यह विधि मंद बुद्धि बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो मॉन्टेसरी विधि है वो मंद बुद्धि बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि का आधार क्या होता है? स्वतंत्रता, आत्म अनुशासन और ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रयोग करना। ठीक है, मॉन्टेसरी जो विधि होती है उसका आधार है स्वतंत्रता, मतलब बच्चों को थोड़ी बहुत फ्रीडम दी जाती है, आत्म अनुशासन उनका होना चाहिए और ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रकार से क्या करना? प्रयोग करना उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ह्यूरिस्टिक पद्धति। ह्यूरिस्टिक पद्धति क्या है? इस विधि के जनक आर्मस्ट्रांग हैं। क्या है? आर्मस्ट्रांग हैं और जिसका अर्थ है मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया। इस विधि से बच्चे की जिज्ञासा प्रवृत्ति में सकारात्मक वृद्धि होती है। यह विधि बच्चों को सक्रिय बनाए रखने के लिए भी सहायक है। ह्यूरिस्टिक पद्धति बच्चों को सक्रिय बनाए रखने के लिए सहायक है और इस पद्धति में बच्चे विभिन्न साधनों के माध्यम से स्वयं ही अध्ययन करते हैं। मतलब उनको विभिन्न साधनों के माध्यम से खुद ही अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। यह है ह्यूरिस्टिक पद्धति।
आगे है यहाँ पर बेसिक शिक्षा पद्धति। तो बेसिक शिक्षा पद्धति क्या है? इस पद्धति के जनक हैं महात्मा गांधी। ठीक है, बेसिक शिक्षा पद्धति के जनक कौन है? महात्मा गांधी हैं। इसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। सर्वांगीण का मतलब होता है बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, मतलब हर तरीके का विकास होना चाहिए, ये बेसिक शिक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग। और इसी विधि के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के लिए ये प्रावधान दिया था कि जो शिक्षा है वो निःशुल्क होनी चाहिए, उसके लिए कोई भी मतलब फीस नहीं ली जानी चाहिए। लेकिन क्या है कि आजकल सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, मतलब फीस तो बस पूछे ही मत, दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिक शिक्षा पद्धति है जिसके जनक कौन है? महात्मा गांधी है, जिन्होंने निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया था। वैसे जो 2005 एनसीएफ दो और ये 2009 की जो शिक्षा नीति है उसमें भी निःशुल्क शिक्षा क्लास नर्सरी से लेकर 6 तक का उसमें दिया गया है। लेकिन क्या है कि सरकारी स्कूल में जब बच्चे ही नहीं है तो फिर निःशुल्क शिक्षा किसको मिल रही है? तो यहाँ पर हमारी जो विभिन्न विधियाँ हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। और पीछे इसमें क्लासेस मैं डाल चुकी हूँ, 2-3 क्लासेस, आप प्लेलिस्ट में एक बार जा कर के देख लेना। थैंक यू।